बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होगा। तो सेकंड डे जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने चैप्टर नंबर 19 को स्टार्ट किया और हमारी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। आज उसका लास्ट पार्ट हमने करना है, ठीक है ना बच्चों? हाँ जी, तो उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। मेरे प्रीवियस तमाम लेक्चर, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि प्रीवियस कोई टॉपिक मिस हो गया तो मेरी 12 क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। मेरे पास पेपर और गैस की भी प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया और वहाँ से आप उनको देख सकते हैं, उनके सोल्यूशन भी मौजूद है, ठीक है बच्चों? हाँ जी, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपको टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके, ठीक है बच्चों? हाँ जी, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें गिवन है जी, तो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इज इट पॉसिबल टू क्रिएट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी? क्या आप एक सिंगल इलेक्ट्रॉन एनर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है? एक्सप्लेन करें। तो आप बताएंगे सिंपली नो, बिल्कुल नहीं, वी कैन नॉट क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनर्जी। आप एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को क्रिएट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसकी क्या वजह है? तो आप बताएंगे बिकॉज, क्योंकि इट इज अगेंस्ट, खिलाफ है जी, किसके खिलाफ है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी के लॉ के अगेंस्ट है। एनर्जी आपकी कंजर्व रखनी है आपने, ठीक है? तो खाली इलेक्ट्रॉन से एनर्जी कंजर्व नहीं होती। जैसे आपने पेयर प्रोडक्शन में पढ़ा था ना कि इलेक्ट्रॉन के साथ पॉजिट्रॉन, उसका एंटी पार्टिकल भी क्रिएट होता है जिससे एनर्जी कंजर्व हो जाती है, ठीक है बच्चों? हाँ जी, तो वो सारा आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ, ठीक है? हाँ, तो इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो बेटे क्वेश्चन 21 हमारे पास गिवन है जी, इफ इलेक्ट्रॉन्स बिहेव ओनली लाइट पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन सिर्फ लाइट पार्टिकल्स बिहेव करे, और व्हाट पैटर्न वुड यू एक्सपेक्ट द on the screen after the electron passing through the double slit? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हमने पढ़ा था कि ये शो करता है पार्टिकल नेचर को। तो बेटे इसका मतलब ये है कि आपके पास जब एक इलेक्ट्रॉन दो स्लिट्स के दरमियान से गुजरेगा तो सिर्फ वही पार्ट, ओनली दोज पार्ट्स, ओनली दोज पार्ट्स, वो हिस्से विल बी डिस्टर्ब, सिर्फ वही एरिया, वही इलाके उसके डिस्टर्ब होंगे जो क्या होंगे, ठीक है ना? विच आर इन फ्रंट ऑफ, विच आर फेसिंग द बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन की बीम के सामने होंगे वही क्या होंगे, उस पे असर होगा, उसी पे सारा इफेक्ट आएगा, वही पे जाके टक। जैसे कि देखे ना हमारे पास ये डबल स्लिट्स है, ठीक है, और ये बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आ रही है यहाँ पे बहुत सारी। अब जिसके रास्ते में स्लिट आएगी वो ही हिस्से, ये वाला हिस्सा डिस्टर्ब हो रहे हैं, ठीक है? जैसे ये वाला एरिया, ये जो स्लिट का ये एरिया, ये डिस्टर्ब हो रहा है इसका ये, और बाकी ये बीम यहाँ से स्ट्रेट गुजर जाएगी, ठीक है? तो सिर्फ वो हिस्से डिस्टर्ब होंगे जो उसके सामने होंगे, ठीक है? हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो इसी तरह क्वेश्चन 22 है हमारे पास जी। तो क्या गिवन है 22 में कि इफ एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, व्हिच पार्टिकल हैव द ग्रेटर स्पीड, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन? तो बेटे अगर आपको याद हो, नहीं याद तो मैं आपको भी बता देता हूं। हमने एनर्जी का फार्मूला पढ़ा था, E = hc/λ, ठीक है? हाँ ये पढ़ा था। फिर हमने बच्चों एक ये भी पढ़ा था, E = h/mv, ठीक है? ये आप अगले चैप्टर 20 में पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, तो ये फार्मूला हमें बताता है कि जिसका मैस ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसका मैस कम है, ठीक है? हाँ, तो याद रखिएगा। तो उसने पूछा है हमसे विच पार्टिकल हैव द ग्रेटर स्पीड। तो स्पीड की बात हो रही है, तो अगर आप स्पीड को इधर ले आए, V = h/me, तो मतलब इलेक्ट्रॉन mass is less than proton, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1836 टाइम्स क्या होता है? लाइटर होता है, ठीक है ना? तो that's why the electron have
ग्रेटर स्पीड, इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ग्रेटर होगी। उसकी रीजन मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। हाँ, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। तो क्वेश्चन 23 हमें बताता है वी डोंट नोटिस, हम नोटिस ही नहीं करते कि डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर अ पार्ट पिच क्रिकेट एक्सप्लेन व्हाई। तो क्वेश्चन नंबर 23 है कि हम जो क्रिकेट बॉल है उसके लिए हम क्या करते हैं, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ है एच सी ओवर लैम्डा, एच ओवर एम वी, हाँ जी एच ओवर एम वी, उसमें हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को डिस्टर्ब नहीं करते, उसको चेक, ठीक है। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं होता, नोटिस क्यों नहीं करते, क्योंकि बिकॉज ड्यू टू लार्ज मैस, उसका ज्यादा मैस होने की वजह से, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। तो इस वजह से हम उसको डिस्टर्ब नोटिस नहीं करते, ठीक है। उसका मैस बहुत ज्यादा होता है एंड स्पीड, उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है बच्चों, ठीक है ना, याद रखिएगा इस चीज को। तो इन दो की वजह से वहां पर हमारे पास वो जो लाइट के फिनोमिना हैं वेवलेंथ वाले, जिसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन, ये तीनों नहीं होते। कौन से होते हैं, फोटोइलेक्ट्रिक होता है, काउंटरियन जो वगैरह, ये ऐसे फिनोमिना हो सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ शो ही नहीं होती, ठीक है बच्चों। हाँ, चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन 24 है हमारे पास कि हमारे पास तीन पार्टिकल है, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, अल्फा पार्टिकल है, न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। इन चार में से हमने बताना ये है कि अगर तमाम की एनर्जी सेम हो और सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी होगी। तो बेटे हमने फार्मूला पढ़ा था यही वाला, उसको हम जरा एक बार लिख लेते हैं। हमने कहा था कि लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम वी, और इसको अगर इक्वेशन 1 बोलूं मैं, और अगर मैं बोलूं कि हमने पढ़ा है कि कनेक्टिंग एनर्जी किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, मतलब इसको खाली एनर्जी कह दूं अगर मैं, तो यहां से आप देखें 2 इधर आके मल्टीप्लाई और m इधर आके डिवाइड, और ये v स्क्वायर है, रूट ले लेंगे तो जिससे स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो v हमारे पास क्या आया 2e ओवर m। तो जब इसको आप पुट करोगे इस इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन 1, और हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी h ओवर m, v की जगह आप लिखो 2em। तो आपको पता है इसको जब रूट के अंदर लाओगे तो ऑब्वियसली इसके साथ स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर नीचे वाले m से कैंसिल हो जाएगा, जिसे खाली हमारे पास बचा h ओवर 2me। इससे हमें बेटे पता ये चल रहा है कि जिसका मैस ज्यादा होगा उसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, ठीक है बच्चों। एनर्जी चाहे सबकी सेम है, नो मैटर, ठीक है। तो सबसे कम मैस किसका है जी, इन सब में इलेक्ट्रॉन का है, अल्फा पार्टिकल का, न्यूट्रॉन का, सबसे कम मैस है इलेक्ट्रॉन का। तो सबसे शॉर्ट, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी, इसकी होगी, ठीक है, याद रखिएगा। तो जितना मैस कम होगा उतनी वेवलेंथ ज्यादा होगी, जितना मैस, सबसे ज्यादा मैस आपके सामने किसका आ रहा है, अल्फा पार्टिकल का, तो इसलिए सबसे शॉर्ट वेवलेंथ इसकी होगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। सबसे हाई वेवलेंथ किसकी है जी, इलेक्ट्रॉन की। सबसे शॉर्ट किसकी है, अल्फा पार्टिकल की। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का मैस होता है तकरीबन ऑलमोस्ट सेम, न्यूट्रॉन का ज्यादा है, प्रोटॉन का, न्यूट्रॉन की और फिर प्रोटॉन फिर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह था क्वेश्चन नंबर 24। चलते हैं क्वेश्चन 25 की तरफ। हमारा क्वेश्चन 25 है जो हमें फरमाता है जी, क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कहता है व्हेन डज लाइट बिहेव एज अ वेव।
लाइट बिहेव कब करती है, वेव के लिए, और व्हेन डज बिहेव एज अ पार्टिकल। तो आप बता सकते हैं कि बेटे कि सबसे पहले लाइट नेचर कब आती है जी, लाइट बिहेवियर, लाइट का जो बिहेवियर है, बिहेवियर बिहेव्स लाइक। अब दो तरह के फिनोमेना, एक होती है वेव नेचर और एक होती है जी पार्टिकल नेचर। तो बेटे आप बता सकते हैं कि वेव नेचर कब है और पार्टिकल कब है। तो बेटे जैसे हमने जो तीन फिनोमेना अभी पढ़े थे इसी चैप्टर में, एक हमने पढ़ा जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इस इफेक्ट में हमें पता चलता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। फिर इसी तरह हमने इसी में पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट, ये भी हमें बताता है जी कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। और इसी तरह एक लास्ट पेयर प्रोडक्शन, ये भी हमें बताता है कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। ठीक है बच्चों, और इसी तरह ऐसे कौन से फिनोमेना जो हमें बताते हैं वेव नेचर है लाइट के पास, जिसको हम कह सकते हैं इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस, ठीक है, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। और ये फिनोमिनाज हमने पढ़े हैं फर्स्ट ईयर में। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता होना चाहिए। और एक और बात कि आप ये भी बता सकते हैं कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स, जब लाइट ट्रेवल करेगी तो इट विल बिहेव, ये बिहेव करेगी किसकी तरह, लाइक अ वेव। ये वेव नेचर शो करेगी जब ट्रेवल करेगी। और इसी तरह हम कह सकते हैं कि व्हेन लाइट स्ट्राइक ऑन अ सरफेस, किसी एक सरफेस पे लाइट स्ट्राइक करेगी, देन तब इट बिहेव्स लाइक अ पार्टिकल। ठीक है बच्चों, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह बेटे ये फिनोमिना से जो शो करते हैं इन चीजों को, और ये वैसे मैंने ओवरऑल आपको बता दिया। तो इसी तरह चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बच्चे। ठीक है, तो क्वेश्चन 26 हमें बताते हैं कि व्हाट एडवांटेज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओवर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो मेरा पूरा टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रॉन और दूसरी माइक्रोस्कोप का, ऑप्टिकल का, जिसमें मैंने बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं। तो हम छोटा सा थोड़ा सा डिफरेंस कर लेते हैं। एक हमारे पास है जी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है जी हमारे पास ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। ये दो माइक्रोस्कोप है, हम बता सकते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हम बता सकते हैं कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वी यूज लेंस, हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें हम यूज करते हैं वी यूज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना बच्चों, हाँ जी याद रखिएगा। तो इसके बाद हम बता सकते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट की, जो आपने अगर पढ़ा हो तो रिजॉल्विंग पावर इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज्यादा होती है, इसकी कम है ऑप्टिकल की। रिजॉल्विंग पावर इसकी ऑप्टिकल की कम है, इलेक्ट्रॉन की रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। फिर इसी तरह बेटे आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर भी शो करता है, स्ट्रक्चर भी शोन होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, इतना डिटेल में नहीं पता चलता हमें। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा इस बात को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का साइज और बहुत स्मॉल होता है, ये भी आपने याद रखना। और मैंने बहुत से डिफरेंस वहां बताए थे, तो आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है, हाँ। तो इसी तरह आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। तो कहता है कि क्वेश्चन 27 में कहा जाता है कि इफ मेजरमेंट शोज अ प्रिसाइज पोजीशन फॉर एन इलेक्ट्रॉन, कैन दिस मेजरमेंट शो प्रिसाइज मोमेंटम आल्सो? नो। तो आप बताएंगे, पहले हम सवाल लिख लेते हैं। हमें गिवन क्या है जी, हमें गिवन है जी प्रिसाइज पोजीशन, ये हमें गिवन है। अच्छा, पोजीशन को आपको पता है ना, एक्स से शो करते हैं। तो कहता है क्या हम प्रिसाइज
मोमेंटम भी कर सकते हैं फाइंड। तो आप कहेंगे सिंपली, पहले तो आप कहेंगे नो, इट इज इम्पॉसिबल। फिर आप बताएंगे इसकी एक वजह तस्मीह है, इसकी एक रीजन है। फिर आप इसकी रीजन पे गौर करेंगे, आप कहेंगे कि इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल मुमकिन हरगिज नहीं है। क्यों नहीं है? ड्यू टू, किसकी वजह से पॉसिबल नहीं है? ड्यू टू डी ब्रोगली वेवलेंथ तो हमने पढ़ा ही है, बट ये एक्सपेरिमेंट किसका था? ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं है। देयर इज अनसर्टेनिटी बिटवीन पोजीशन एंड मोमेंटम, यू कैन नॉट फाइंड आउट देम साइमल्टेनियसली। ठीक है, इसमें अनसर्टेनिटी जो किसके इक्वल होता है? इस प्लांक्स कांस्टेंट के इक्वल है। अगर एक प्रीसाइज है, ठीक है ना, अगर एक चीज प्रीसाइज है, इफ one is precise, the second one will not precise। ठीक है बच्चों, तो ये याद रखिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो ये थे हमारे चैप्टर 19 के सारे शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, हाँ जी, अगर आपका कोई क्वेश्चन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और मैंने ये इसके सारे पार्ट 1 से लेकर 5 तक सारे एक सीरीज में सीक्वेंस में अपलोड किए हैं। मेरी नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने सारे अपलोड किए हैं लाइन वाइज। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आपका टाइमली पहुंच सके, आप उनकी तैयारी कर सके। ठीक है बच्चों, चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज।